छायाकार को भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। मैं आग्रह करूंगा जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, दिलीप जायसवाल जी जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जी जिंदाबाद, जनक राम जी जिंदाबाद, दानिश इकबाल जी जिंदाबाद। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए। एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। भारत की संरचना को जब 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा और भारत के समाजों को कैसे जोड़ने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत किया। याद कीजिए, लोग ये भ्रम फैलाते थे कि सीएए का कानून आ जाएगा, सिटीजन एक्ट अमेंडमेंट बिल जब आएगा तो इस देश से मुसलमानों को भगाने का काम शुरू किया जाएगा। देखिए, जो लोग सिर्फ वोट बैंक समझते हैं आप, वही सिर्फ ये कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी ने कहा इसमें किसी भी मुसलमान या अल्पसंख्यक भाइयों का कोई सिटीजनशिप नहीं जाएगा, नागरिकता नहीं जाएगा। लोगों ने भ्रम फैला। और याद कीजिए, आजादी से भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी कि नहीं चलेगा कश्मीर में दो निशान और दो प्रधान। ये हमारी लड़ाई नहीं थी, ये भारत को एक करने की लड़ाई थी सर। और हम विशेष तौर पर अल्पसंख्यक भाइयों को कहना चाहते हैं, 1975 में जब इमरजेंसी लागू था तब इस देश में कहा गया कि ये भारत सेकुलर देश है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे देश में सेकुलरिज्म, पूरे देश में कानून लागू हो गया, लेकिन कश्मीर में लागू नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने आप को भारत से अलग मानता है। हम सारे लोग, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसियन हो, ये भारत के लोग हैं साथियों। हमने अपने पूजा की पद्धति बदली है। कोई हिंदू समाज है, कोई मुस्लिम समाज है, कोई सिख समाज है, ये सबकी पूजा की पद्धति बदली है। हम सारे लोग भारतीय हैं, यही हमारी पार्टी चाहती है। और भारत को श्रेष्ठ बनाने की बात मोदी जी कर, इस भारत की समृद्धि के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमारी तो पूरी किया है, इसको भी ठीक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कुरीतियां नहीं थी। हमारे हिंदू समाज में तो जब विधवा होती थी हमारी बहनें, तो वो तो आग में कूद कर अपने जान को देती थी, सती प्रथा। हमारे यहाँ भी बहु विवाह का कंसेप्ट था, 2 साथी, 3 साथी, 4 साथी। हमारे यहाँ भी हिंदू मैरिज एक्ट बनाने का काम, कई कुरीतियां होती है, इसको सबको सुधारने का काम हम ही लोगों को करना। कुछ कानून से किए जाते हैं और कुछ लोग समाज के तौर पर करने का काम करते हैं। मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि वक्फ बोर्ड के इस कानून के लागू होने के बाद एकदम गलतफहमी कोई फैलाते हो तो कान करके सुनिए, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है। सरकार कोई हस्तक्षेप भी नहीं करने जा रही। और ये जो गलतफहमी फैलाने का काम किया जा रहा है कि कब्रिस्तान सरकार ले लेगी, मस्जिद सरकार ले लेगी, एकदम ये थोड़ी दलील है, कहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। और यहाँ तो बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने 20 साल के शासनकाल में, याद कीजिए सर, मैं लंबे समय से विधायक रहा और मैंने उस शासन को भी लिखा जो आज आप कहते हैं ना माई, दूसरा ही लोग कुछ ऐसे असामाजिक तत्व थे
जो मुसलमानों के कब्रिस्तानों को कब्जा करने का काम करते हैं, कोई दूसरा नहीं था, और सब जगह झगड़ा लगाने का काम करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से। मुस्लिम समाज से अति पिछड़े समाज को भी मुख्यधारा में लाने का काम किया और लगभग 8,000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी करने का काम किया। लगभग 1200 कब्रिस्तान की घेराबंदी का काम चल रहा। अल्पसंख्यक हॉस्टल खोले गए, अल्पसंख्यक छात्रों को वजीफा देने का काम किया गया। और आज भी अभी जनक चवार जी आपको बोल रहे हैं, हम लोगों ने तो सभी वर्गों को, एक वर्ग नहीं, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या नीतीश कुमार जी किसी एक वर्ग के लिए काम करते। जितना काम नीतीश कुमार जी ने किया है उनके पीठ पर भारतीय जनता पार्टी ही थी साथियों, को दूसरी पार्टी नहीं थी। और आप देखिए आज सभी को छात्रवृत्ति हम लोगों ने दुगना करने का काम किया। उसमें हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि मुसलमान वर्ग को नहीं देखा। आम मुसलमान भाई, आम अकलियत भाई का क्यों नहीं उस पर अधिकार होगा? और पासमानदा मुसलमान भाई, गरीब मुसलमान भाई को वक्फ का हक मिलना चाहिए, महिलाओं को वक्फ का हक मिलना चाहिए। इसीलिए सच्चर कमेटी में कहा गया कि पूरे देश के 37 लाख एकड़ वक्फ के संपत्ति का 168 करोड़ रुपया मात्र कमाई आता है, उसको भी धीरे धीरे इन माफियाओं ने अपने पॉकेट का संपत्ति बनाकर 9 करोड़ का मात्र अब आय पूरे वर्ष में वक्फ का आने लगा है। आदरणीय मोदी जी के पहले सच्चर कमेटी ने कहा है कि कम से कम 12,000 करोड़ इसका आय इनका माना चाहिए। सरकार ने वादा किया है कि वक्फ से जो भी कमाई होगी ये अल्लाह का धन है, अल्लाह का प्रॉपर्टी है और इससे एक एक अकलियत भाई के घर में इसका फायदा जाना चाहिए। इसी के लिए वक्फ बना है मित्रों। इसलिए मैं आप सभी से आज यहाँ जो आए हुए हैं, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। आज शुक्रिया मोदी जी, इस जो हमारा कार्यक्रम है, आप गांव-गांव में इस बात को समझाइए कि पहले 6 महीना 1 साल देखो कि वक्फ संशोधन बिल से हमें घाटा क्या है। अगर लगेगा कि किसी मुसलमान भाई को वक्फ संशोधन बिल से जो गरीब है, पासमानदा है, उनको थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो इस पार्लियामेंट में फिर से कानून बदला जाएगा। लेकिन आपके लिए ही ये कानून रहेगा, इतना आप निश्चित रहिए। इसलिए कोई अगर भरमाता है, कोई अगर भड़काता है, उसको बोलिए कि 1 साल हम कानून को देखेंगे, अगर कानून बनने से हमें फायदा होगा तो फिर हम क्यों इसका विरोध करेंगे। इसलिए मित्रों, सांस को आज क्या, सांस को आज क्या, अगर सच्चाई है कि वक्फ संशोधन बिल अकलियत भाइयों के हित में है तो इसका हम इंतजार करेंगे और देखेंगे कि नहीं मोदी जी ने सच्चा काम किया है, सही काम किया है। इसलिए मित्रों, आज ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि आप लोग गांव समाज में जाकर समझाइए कि ये वक्फ संशोधन बिल जो है मुसलमानों के, गरीब मुसलमानों के हित में है, गरीब अकलियत भाई के हित में है और हम इसको देखेंगे कि हमारे हित में ये रहता है कि नहीं रहता है। अगर ये हित में रहता है तो हम इस कानून को आगे बढ़ाएंगे और भी मजबूत करेंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम लोगों ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करने आए थे, आभार प्रकट करने आए थे, जो देश का एक ऐतिहासिक वक्फ बिल का संशोधन इन्होंने किए हैं। उन संशोधन बिल के माध्यम से उन तमाम पासमानदा मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को हक अधिकार मिलने जा रहा है। इसलिए हम लोग इनका आभार प्रकट करने आए थे। बहुत अच्छा विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे हिंदुस्तान में आग लगा हुआ, क्या कहें? हाँ, तो हिंदुस्तान में आग लगा हुआ है। चंद लोग जो है, मुट्ठी भर लोग जो लुटेरा वर्ग है, मुसलमानों में एक लुटेरा वर्ग भी आता है, जिन्होंने मुसलमानों की संपत्ति को लूट करके आज तक रखे हुए हैं और आगे भी लूटना चाहता है। वही लोग जो है धरना प्रदर्शन विरोध कर रहे हैं, मुसलमान को भड़काने का काम कर रहे हैं और सांप्रदायिकता की आग में झोंकना चाहते हैं। आपके हिसाब से वक्फ बिल पास हुआ है, सही है? बिल्कुल सही है।
क्या क्या सही है इसमें बताइए। इसमें तमाम लोगों को हक अधिकार की बात किया गया है, इसलिए कि वर्षों से किसी विशेष जाति के लोगों ने, मुसलमान में एक विशेष जाति के लोगों ने उस पर कब्जा जमाए हुए हैं और उस कब्जा किए हुए प्रॉपर्टी को मुक्त करा करके गरीबों को बांट देना चाहते हैं और वक्फ की संपत्ति से हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, गरीब की मुफ्त बच्चों की शिक्षा देना चाहते हैं। डॉक्टर फिरोज अंसारी, प्रदेश महासचिव, माइनॉरिटी सेल, जदयू, बिहार, गया। इस देश में आजादी के बाद कोई पहला प्रधानमंत्री है जो सामाजिक न्याय के आधार पर पसमानदा समाज, गरीब समाज, बेवा, यतीम, मिस्कीन को उनका हक दिलाने के लिए जो है आज खड़ा है। और नरेंद्र मोदी जी ने यह साबित किया कि वो वाकई में तुष्टीकरण की राजनीति पर विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि सामाजिक न्याय के आधार पर इस देश के सभी पिछड़े लोगों को मुख्यधारा में लाना चाहते हैं। उसी का उदाहरण ये वक्फ बिल था। और सीधे तौर पर 70 वर्षों में जिन लोगों को वक्फ के माध्यम से ना सुविधा मिली थी, ना एक पैसा मिला था, आज पहली बार वक्फ बिल पास होने से उन घरों को, उन जिंदगियों को, उन यतीम, बेवा, मिस्कीन, पासमानदाओं को सीधे तौर पर ये जो 20,000 करोड़ प्रति वर्ष आय जो होगा वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज के माध्यम से, उसका सीधा फायदा पहुंचने जा रहा है। आज पटना के इस सभागार में बिहार के अलग अलग जिलों से पसमानदा समाज के अलग अलग जातियों की महिलाएं, पुरुष लोग प्रधानमंत्री को शुक्रिया अदा करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए पटना आए। उन लोगों ने इस बात के लिए प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया कि प्रधानमंत्री ने वक्फ बोर्ड के अंदर जो दलाली होती थी, जो पैसों को लूटा जा रहा था, उसको इस कानून के माध्यम से बंद किया। और अब पहली बार ऐसा होगा कि पटना में वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज पर वक्फ बोर्ड का अपना अस्पताल का निर्माण होगा। वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज पे वक्फ बोर्ड का अपना एजुकेशन संस्था होगा। वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज पे गरीब, बेवा, विधवाओं के लिए घर बनाया जाएगा। और वक्फ बोर्ड एक कार्ड का निर्माण करेगा, ऐसा मैंने सरकार से आग्रह किया है, ताकि जो गरीब पसमानदा है उनके पास वो कार्ड रहे और वो सीधे तौर पर उस कार्ड के माध्यम से वक्फ बोर्ड से लाभान्वित हो सके, वक्फ बोर्ड से पैसा ले सके। और मैंने सरकार से ये भी आग्रह किया कि जिन लोगों ने पिछले 20-30 सालों में पटना के अंदर, बिहार के अंदर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर, वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली के तौर पर या वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों के तौर पर वक्फ बोर्ड के पैसों को लूटने का काम किया हो, उन सबकी जांच कराई जाए और सबसे पैसा रिकवरी किया जाए, उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उस पैसे का सीधा इस्तेमाल पसमानदा गरीब मुसलमानों के लिए किया जाए। ये विरोध करने वाले वही लोग हैं जो ये वही काले कौवे हैं जो काला पट्टा बांध करके गरीब मुसलमानों के हक और हकूक को नोचने के लिए चोंच मार रहे हैं। नीतीश कुमार ने उन काले कौवे को तो जवाब दे दिया बिहार के अंदर, ये बिहार में भी मंडरा रहे थे। अब पश्चिम बंगाल की समस्या कुछ ऐसी है कि वहां की मुख्यमंत्री जो है वोट बैंक के कारण, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, मुसलमान वोट बैंक के कारण और बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने के कारण जो है वहां हिंदू भाइयों की हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। लेकिन ये निरंकुश मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो सिर्फ अपने वोट बैंक को बचाने के लिए जो है इसका विरोध कर रही है और उन लोगों के साथ खड़ी है। लेकिन जो भारत का जो मुसलमान है, जो भारतीय मूल, भारतीय मिट्टी और भारतीय खून का जो मुसलमान है, जो देशज पासमानदा मुसलमान है, वो पूरी तरह से इस बात से वाकिफ है कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जब पास हुआ है तो सीधा फायदा उसके जीवन में बदलाव ला करके ही होगा।